गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम सेकेंड पार्ट यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है C2 कंसंट्रेशन। यानी कि 7 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और C2 कंसंट्रेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं C2 कंसंट्रेशन क्या है। तो C2 कंसंट्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। C2 कंसंट्रेशन, अब भाई मैं फिर से ये बात आपको बता देता हूँ कि जो C1 C2 आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। C1 C2 कंसंट्रेशन का जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने अपनी तरफ से क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है ना। तो ये कोई किसी बुक में या कहीं पर भी आपको जो है ये क्लासिफिकेशन नहीं मिलने वाला, आपको डायरेक्ट कंसंट्रेशंस दिए मिलते हैं, ठीक है। तो छोटा सा लॉजिक है, वो बाद में देखेंगे। तो C2 कंसंट्रेशन क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाई C2 कंसंट्रेशन जो होते हैं, मैंने कहा था पर वेट कंसंट्रेशन, पर वेट कंसंट्रेशन यानी कि इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट present in weight are called C2 concentration, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो अब सबसे पहला जो पार्ट होता है भाई इसमें, वो है, उसको कहते हैं मोलैलिटी। क्या है मोलैलिटी? ये मोलैलिटी है, ये मोलैरिटी नहीं है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो भाई इसको जो है, इसको मोल पर किलोग्राम कंसंट्रेशन भी कहा जाता है, मोल पर केजी कंसंट्रेशन भी इसको जो कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा, मोलैलिटी किसे कहा जाता है। तो मोलैलिटी का मतलब मैंने वैसे यहाँ लिख भी दिया है, आपको हिंट भी दे दिया है, मोल पर केजी कंसंट्रेशन, ठीक है ना, मोल पर केजी कंसंट्रेशन। तो एक बात इसमें ध्यान रखें, मोलैलिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन है जिसको सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम सॉल्यूशन की अमाउंट ना लेकर के सॉल्वेंट की अमाउंट रखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट इसमें हम लिखेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम of the solvent per kilogram of the solvent is called what? मोलैलिटी, ठीक है। और भाई इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ मोलैलिटी की यूनिट क्या है भाई? स्मॉल m। क्या है? स्मॉल m की बजाय जो इसको हम मोल पर केजी भी ले सकते हैं, मोल पर किलोग्राम। तो मोल पर किलोग्राम कहें या स्मॉल m यानी कि मोलल, बोलने में यानी कि इसको प्रोनाउंसिएशन में कैसे कहेंगे, मोलल आएगा, मोलल, ठीक है ना। जैसे आपका आंसर आ गया 2m का मतलब 2 मोलल, ठीक है, या 2 मोल पर केजी, ठीक है ना। तो ऐसे इसको जो है डिफाइन करेंगे। अब जो है इसका फार्मूला, यानी कि स्मॉल m का फार्मूला जो है बन जाएगा, ऊपर आएगा भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको मैं मिटा देता हूं उधर से, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। सॉल्वेंट का वेट जो है वो केजी में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। अगर किलोग्राम में नहीं है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। देखो बच्चे कई बार ये पूछते हैं, क्योंकि बुक में जब पढ़ते हैं तो बुक में क्या दिया होता है, बुक में दिया होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट ऐसा लिख करके। तो बुक्स वाले क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, ठीक है। वो बात भी सही है, और जो मैंने पहले लिखा था वो भी सही था। मैंने पहले क्या लिखा हुआ था, मैंने पहले लिखा हुआ था यहाँ पर किलोग्राम। अगर मैं यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में लूंगा तो ये 1000 मुझे लिखने की जरूरत नहीं है,
ठीक है ना। अगर मैं मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर लूंगा तो ये सॉल्वेंट का वेट किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। किस में रहेगा, ग्राम में। यानी कि कहने का मतलब ये है सॉल्वेंट का वेट अगर ग्राम में है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर देंगे। यानी कि जो है ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है, वो 1000 ऊपर चला जाता है। तो भाई कहने का मतलब मेरा ये है, ये इसका जो है फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोलैलिटी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे, तो फिलहाल ये नोट करें। अब जो है सेकंड नंबर पे मोलैलिटी के बाद जिसको कहते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। सेकंड नंबर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, कैपिटल या स्मॉल कोई भी हम ले सकते हैं, यानी कि एक्स से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, जब हम सॉल्यूशन की अमाउंट को मोल में लेकर के जब हम उस किसी भी एक कंपोनेंट का जब फ्रैक्शन निकालते हैं तो उसको कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स अगर देखा जाए तो मीनिंग इसका ये है। ठीक है ना, मैं आपको एक एग्जांपल से बात जब समझा देता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास दो कंपोनेंट हैं ए और बी, तो भाई ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बन गया, क्या बना सॉल्यूशन, ए बी मान लिया मेरे पास सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, ए की जो अमाउंट है वो है एन ए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। ऐसे ही बी की जो अमाउंट है वो है एन बी, क्लियर। और सॉल्यूशन जो बना उसकी अमाउंट होगी एन ए बी। और एन ए बी किसके बराबर आएगा, सॉल्यूशन किसके बराबर आएगा, सॉल्यूट का अमाउंट प्लस सॉल्वेंट का अमाउंट, यानी कि एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स हो गए सॉल्यूशन में एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो अगर मुझे सॉल्यूशन के अंदर ए के मोल का फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि मुझे ये देखना है कि सॉल्यूशन के अंदर ए का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ए का कितना हिस्सा है, कितना फ्रैक्शन है, तो उसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ मोल्स। समझ में आ गई ना बात। यानी कि जैसे मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, इसमें ए और बी दोनों को मैंने मिक्स कर रखा है। अब मुझे ये देखना है भाई इस सॉल्यूशन के अंदर ए का फ्रैक्शन कितना है, ए का कितना हिस्सा ए है, कितना पार्ट इसमें बी है, पार्ट कह सकते हैं, कितना पार्ट ए है, कितना पार्ट बी है, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला इसका बना लेते हैं। क्या, जैसे मुझे ए का निकालना है एक्स ऑफ ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। ओके, ऐसे ही अगर बच्चों मुझे बी कंपोनेंट के लिए निकालना है तो बी के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, बी के लिए फार्मूला हो जाएगा एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा। समझ में आई बात। और मोल फ्रैक्शन का सम जो है, अब आपके लिए नोट करने वाली बात ये है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज इक्वल टू 1। ये पॉइंट सबसे जरूरी है और ये पॉइंट आप याद रखें। क्या बताया मैंने, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। अब जो है अगली बात इसमें वो ये है